तो कहानी शुरू होती है एनोला होम्स से, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट के बाद में अब उसने अपनी खुद की एक एजेंसी शुरू कर ली है। उसे भी शर्लॉक होम्स की तरह एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव बनना है जो कि उसका भाई है। पर यहाँ पर क्योंकि वो एक लड़की है और ये टाइम बहुत पुराना है तो कोई भी उसे अपना केस नहीं देता। लोग बस उसके पास में आते और ये बोलते हैं कि वो उन्हें शर्लॉक होम्स से मिलवा दे। अब इस सब की वजह से परेशान होकर ये लोना अपना सारा बैग पैक कर लेती है और वो सब कुछ छोड़ करके दोबारा से अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी उससे मिलने के लिए एक बच्ची आती है जिसका नाम होता है बेसी। बेसी की बड़ी बहन लापता है और वो यही केस लेकर के एनोला के पास में आई होती है। अब एनोला बेसी के साथ में उसके रूम में जाती है। बेसी स्लम्स में रहती है जहाँ पर वो और उसकी बहन दोनों तीलियां बनाने वाली माचिस की फैक्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पर ऐसी 600 से भी ज्यादा लड़कियां काम करती हैं। उन लोगों की हालत काफी खराब होती है और वो एक रूम में 6-6 लोग रह रहे हैं, इस तरीके से रहते हैं। बेसी की बहन का नाम होता है सैरा। ये दोनों रियल सिस्टर्स नहीं होते हैं। सैरा एक बार बेसी को कहीं से उठा करके लेके आई होती है और तब से वो उसकी केयर कर रही होती है। पर पिछले 1 हफ्ते से सैरा लापता है। बेसी यहाँ पर सैरा के टेबल पे काफी सारी चीजें नोटिस करती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक लिपस्टिक रखी है, 2 टाइप के फूल रखे हैं जहाँ पर एक मुरझा गए हैं जबकि एक अच्छे हैं, और एक जले हुए पेपर्स रखे हैं जिसके ऊपर 12th मार्च लिखा हुआ है। अब एनोला यहाँ पर बेसी से पूछती है कि 12th मार्च को क्या होने वाला है कि तभी वहाँ पर मे आ जाती है। मैं यहाँ पर एनोला के ऊपर गुस्सा करती है और ये बोलती है कि उसके जैसे अमीर लोगों की हमें हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन बेसी अपनी बहन को ढूंढना चाहती है तो वो वहाँ पर एनोला को ये बताती है कि सैरा 2 जॉब करती थी। एक वो माचिस की फैक्ट्री में काम करती थी और दूसरा वो एक पब में बर्तन धोती थी। और गायब होने से पहले फैक्ट्री में उसका मिस्टर क्राउच से झगड़ा हुआ था क्योंकि मिस्टर क्राउच उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे जबकि सैरा चोर नहीं है, ऐसा बेसी को लगता है। और सैरा काफी ज्यादा सुंदर है और उसके रेड कलर के बाल हैं। अब यहाँ पर एनोला बेसी के साथ में एक गरीब लड़की बनकर के उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है जहाँ पर अंदर जाने से पहले उनका टेस्ट होता है। ये चेक किया जाता है कि कहीं उन्हें टाइफस तो नहीं है और जिसको भी टाइफस होता है उसे भगा दिया जाता है। ये बीमारी यहाँ पर इस फैक्ट्री में 2 साल से फैल गई है और इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर एनोला होम्स ऊपर बने हुए एक रूम को देखती है जो कि एक ऑफिस होता है। वो ऑफिस में जाना चाहती है तो इसके लिए वो अपनी ट्रिक का यूज करती है। यहाँ पर टाइम पे हमें फ्लैशबैक में ऐसा दिखाते रहते हैं, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, कि किस तरीके से एनोला होम्स की माँ उसे ट्रेन करती थी और उन्हीं की बातों का यूज करके वो यहाँ पर सारी तीलियां गिरा देती है। सबका ध्यान भटक जाता है और वो चुपके से ऑफिस के अंदर निकल जाती है। ऑफिस के अंदर उसे एक लॉकर मिलता है। लॉकर के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर से काफी सारे पेजेस फटे होते हैं और यहाँ पर एक मैच बॉक्स भी रखा होता है, पर इसमें जो तीलियां हैं वो रेड कलर की है। और तभी वो ये देखती है कि बगल वाले रूम में कोई मीटिंग चल रही है। मीटिंग में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर लाइन का बेटा विलियम और मीरा ट्रॉय। यहाँ पर और भी लोग हैं पर बाकी लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी ऑफिस से कुछ चोरी हो गया है और यही चोरी का इल्जाम सैरा के ऊपर लगा था। अब एनोला यहाँ पर सबकी नजर से बच करके वापस भी चली जाती है और इसके बाद वो मे का पीछा करती है। उसे शक है कि मे को कुछ पता है। मैं यहाँ पर चलते चलते एक पब के अंदर जाती है। ये वही पब होता है जहाँ पर सैरा काम करती थी और यहाँ पर एनोला ये देखती है कि मे यहाँ पर डांस करती है और सैरा भी यहीं पर डांस करती थी। इसके बाद वो मेकअप रूम में जाती है जहाँ पर वो मे से बात करती है। मे उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती है। इनफैक्ट वो उसके गले पे चाकू रख के उसे धमकी देती है और अब एक आदमी एनोला को बाहर निकालने के लिए आ जाता है। एनोला उस आदमी को कुछ सिक्के देती है और उसके बदले में वो सैरा के टेबल तक पहुंच जाती है जहाँ पर सैरा कभी मेकअप करती थी। यहाँ पर उसे मेकअप के बॉक्स के अंदर एक दूसरा सेक्शन मिलता है जहाँ पर एक लेटर होता है। वो उस लेटर को ले लेती है और वहां से निकल जाती है। उसे यहाँ पर उसी आदमी से पता चला था कि सैरा के काफी सारे चाहने वाले थे जिसमें से किसी ने उसे लेटर लिखा है। ये लेटर बहुत अजीब सा होता है, कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ लाइंस लिखी होती हैं पोएम के फॉर्म में और लास्ट में एक रेड कलर का फ्लावर बना होता है। अब जब एनोला यहाँ से बाहर निकलती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे सामने से होम्स दिखता है, मतलब शर्लॉक होम्स, जो कि नशे में होता है। तो वो अपने भाई को संभालती है और उसे उसके रूम तक लेकर के जाती है। यहाँ पर उसका रूम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमें स्टोरीज में बताया गया है। सारा सामान बिखरा होता है और एक वॉल पे काफी सारे पेपर चिपके होते हैं। होम्स किसी केस पे काम कर रहा है। होम्स नहीं चाहता कि उसकी बहन ऐसे खतरों में पड़े, लेकिन एनोला उसकी बात नहीं सुनती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वहां से निकल जाती है। यहाँ से निकल करके वो एक गार्डन में जाती है जहाँ पर पीछे वाली रोड से रोज ट्विस्कबेरी निकलता है। वो यहाँ पर अक्सर आती है ये देखने के लिए कि ट्विस्कबेरी ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद से फाइट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर ट्विस्कबेरी भी उसे देख लेता है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन एनोला किसी की भी हेल्प लेना नहीं चाहती और इसके बाद वो उसे भेज देती है और खुद ही उस लेटर को पढ़ने लगती है। अब वो लेटर को ध्यान से पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि पोएम्स के बीच में कुछ वर्ड्स हैं
और वर्ड्स को मिला करके एक एड्रेस बनता है। अब एनोला उसी एड्रेस से पहुंच जाती है जहां पर एक फ्लैट होता है। इस फ्लैट में कभी विलियम रहा था, ये बात उसे वहां पर चीज देख करके समझ में आ जाती है। इसके बाद जब वो अंदर एक रूम में जाती है तो वहां पर उसे मे की लाश मिलती है, उसके ऊपर चाकू लगा था। मे उसे कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन तब तक उसकी डेथ हो जाती है और उसके मरते ही तुरंत वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जैसे कि वो लोग रेडी बैठे हो। लेकिन मरने से पहले मे यहाँ पर अपनी पॉकेट से एनोला को एक पेपर देती है। वो पेपर एनोला छिपा लेती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिसर आया होता है वो लेस्ट्रेड और ग्रेल होते हैं। लेस्ट्रेड तो ठीक होता है पर ग्रेल बहुत ही गुस्से वाला होता है। उसे होम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आज उसकी बहन उसके हत्थे चढ़ गई है। वो एनोला को साफ साफ एक मर्डर के लिए अरेस्ट करना चाहता है, तो एनोला वहां से पेपर लेकर के भाग जाती है और यहाँ से भाग करके वो पहुंच जाती है होम्स के घर पे। उसकी बहन अरेस्ट कर ली गई है ये बताने के लिए माइक्रॉफ्ट होम्स के घर पे जाता है, लेकिन एनोला तब वहीं पे होती है और वो वॉल के पीछे छिपी होती है। माइक्रॉफ्ट के जाने के बाद में एनोला पूछती है कि होम्स किस केस पे काम कर रहा है। होम्स उसे बताता है कि कुछ गवर्नमेंट के फंड से पैसे चोरी हो रहे हैं। ये सारे पैसे चोरी जो हो रहे हैं वो अलग अलग अकाउंट्स में जा रहे हैं और जैसे ही होम्स उन अकाउंट्स तक पहुंचता है वो पैसे तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। ना कोई सबूत छूट रहा है और ना ही वो उस आदमी के बारे में कुछ भी पता कर पा रहा है जो ये सारे पैसे चोरी करवा रहा है। 27 डिफरेंट अकाउंट में ये पैसे जा रहे हैं और सबका अकाउंट नंबर सीक्रेट है और वो आदमी बहुत अच्छे से जानता है कि होम्स उसके पीछे है और वो जानबूझकर होम्स को नचा रहा है। इसके बाद जब होम्स को पता चली गया है कि एनोला को एक मर्डर केस के लिए अरेस्ट करने वाले हैं तो वो उसके ऊपर नाराज होता है और उसे कहता है कि आज वो रूम में ही रहेगी और वो बाहर जाएगा और सारे केस को सॉल्व करेगा। अब होम्स जाता है उसी क्राइम सीन पर जहाँ पर मे की बॉडी पड़ी होती है और यहाँ पर वो हर चीज को नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा आदमी आया है जो कि उसके खुद के केस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर विलियम की वैसी कैप रखी होती है जैसे कैप वाला चोर उसके केस से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो वहाँ पर सामने उसी मैचस्टिक फैक्ट्री का लोगो देखता है और फिर उसे कुछ समझ में आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एनोला रूम में बैठी हुई पेपर्स को पढ़ रही होती है और वहीं पर वो ये देखती है कि 12 मार्च को एक बहुत बड़ा बॉल होने वाला है और वो समझ जाती है कि वो जो जले हुए पेपर उसे सारा के रूम में से मिले थे जिसके ऊपर 12 मार्च लिखा हुआ था वो इसी का था और अब उसे भी इस बॉल में जाना पड़ेगा। वो बॉल के लिए निकल जाती है और वहां पर वो जाते ही विलियम से बात करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसके पास में शैपरॉन नहीं होता है जो कि एक टाइप का फैन होता है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर सकती। हाँ, ये पुराने जमाने का बहुत ही बेकार सा रूल था जो कि सिर्फ वुमेन्स के ऊपर है। पर एनोला यहाँ पर ये नोटिस करती है कि जो लोग भी डांस कर रहे हैं उनके पास शैपरॉन नहीं है, तो मतलब अगर आप डांस करते हुए किसी से बात करना चाहे तो कर सकते हैं। और तभी उसे वहां पर ट्विस्टबेरी दिखता है। वो ट्विस्टबेरी से बोलती है कि वो उसे डांस सिखाए। ट्विस्टबेरी उसे डांस सिखा रहा होता है और थोड़ा थोड़ा डांस सीखने के बाद में वो बाहर आती है। यहाँ पर उसे मीरा ट्रॉय मिलती है। मीरा ट्रॉय वही इन्वेस्टर है, लेकिन यहाँ पर वो भी इस पार्टी में इनवाइट है। वो यहाँ पर अपना शैपरॉन एनोला को दे देती है क्योंकि उसने देखा था कि एनोला को विलियम से बात करनी है। यहीं पर एक आदमी भाषण दे रहा होता है जो कि चार्ल्स होता है। वो यहाँ पर बता रहा होता है कि कैसे 2 साल में मैच स्टिक बनाने वाली फैक्ट्री ने 2 साल में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। अब इसके बाद एनोला जाती है और विलियम के साथ में डांस करती है। वो डांस करते करते उससे बात कर रही होती है और ये बताती है कि वो एक डिटेक्टिव है और सारा को ढूंढ रही है। विलियम बोलता है कि अगर उसे पूरी बातें जाननी है तो वो आधी रात में आकर के उससे लाइब्रेरी में मिले, और जब वो लाइब्रेरी में जाती है तब उसके पीछे पीछे ट्विस्टबेरी भी आ जाता है। वहां पर विलियम भी आता है, लेकिन तभी वहां पर कॉप्स आते हैं और वो लोग एनोला को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ होम्स जो कि अपने रूम पे जा चुका होता है, वो ये नोटिस करता है कि जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक से पैसे ट्रांसफर हुए हैं वहां पर एक बीच में फैक्ट्री पड़ती है, वही मैचस्टिक फैक्ट्री। और इसके बाद वो नोटिस करता है कि सारे बैंक में ट्रांसफर होने वाले शेप्स अलग अलग डांस के फॉर्म है और ये एक डांस लैंग्वेज है। वो इस डांस लैंग्वेज को डीकोड कर लेता है और इसके बाद उसे लिखा हुआ मिलता है, गुड टू मीट यू शर्लॉक होम्स। और वो आखिरी अकाउंट जिसमें कि पैसे गए थे उस पर लिखा होता है मोरियार्टी, क्योंकि वो नंबर्स को वर्ड्स में चेंज कर देता है। अब मोरियार्टी के बारे में तो सबको पता होगा, शर्लॉक होम्स का सबसे बड़ा दुश्मन और शर्लॉक होम्स की जितना ही इंटेलिजेंट मोरियार्टी। अब जैसे ही शर्लॉक होम्स को पता चलता है कि उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया गया है, वो तुरंत ही गुस्से में पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर ग्रेल उसे रोक लेता है। अब होम्स उसे ये बताता है कि वहां पर जब वो क्राइम सीन पर गया था तो उसने बहुत सारे सबूत देखे थे। दरवाजे पर जबरदस्ती ओपन करने के सबूत थे, तो मतलब कोई जबरदस्ती अंदर गया था। किसी को घसीटने के भी निशान बने थे। एक पेन के ऊपर खून लगा था, मतलब किसी ने एक आदमी के ऊपर, जो भी किलर होगा, उसके ऊपर पेन से वार किया था।
और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तब वहां पर दो लोग थे। जब होम्स ये सारी बातें बोल रहा होता है कि तभी ग्रेल का एक आदमी अपना हाथ छिपा लेता है और उसके हाथ में एक ऐसी चोट लगी थी जो कि पेन के मारने से लग सकती है। तो मतलब कि मे का मर्डर ग्रेल के आदमियों ने किया है और ये सारा सेटअप ग्रेल का था। मे का मर्डर करने के बाद किसी और को उसके मर्डर के इल्जाम में फंसाने का, शायद सैरा को, और फिर उसे अरेस्ट कर लेने का। लेकिन सैरा वहां से भाग गई और उसी वक्त वहां पर एनोला आ गई और सैरा की जगह मर्डर के केस में एनोला फंस गई। अब ग्रेल यहाँ पर ये बोलता है कि सारी स्टोरी तो अच्छी है लेकिन चाकू के ऊपर एनोला के फिंगरप्रिंट मिल गए, जबकि एनोला ने चाकू टच नहीं किया होता है। तो मतलब कि ये फिंगरप्रिंट चाकू के ऊपर प्लेस किए गए और ये भी ग्रेल ने किया है। होम्स ये सारी बातें जानता है पर उसे सबूत चाहिए तो वह इस वक्त वहां से निकल जाता है। और अब क्योंकि एनोला के अगेंस्ट में सबूत है ग्रेल के पास में, तो एनोला को फांसी देने को ऑर्डर मिल जाता है। उसे यहाँ से जेल लेकर के जाता है और दूसरी तरफ होम्स जाता है ईडिथ के पास में। ईडिथ उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्त है और इस वक्त लंदन में होम्स की माँ भी है, लेकिन वो इन लोगों से बात नहीं करती। वो अपना अलग मोर्चा चला रही है महिलाओं को उनके हक दिलाने का, और पूरी फैमिली ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही है। और कहीं ये तीनों साथ में ही ना फंस जाए तो ये लोग एक दूसरे से अलग ही अलग रहते हैं। लेकिन अब होम्स ईडिथ के पास में जाता है और उससे हेल्प मांगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है जेल की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहां पर अंदर ईडिथ आती है। वो एनोला को लेकर के एक बग्घी के ऊपर भागने लगती है और बग्घी के अंदर एनोला की माँ होती है। ईडिथ और एनोला की माँ ये दोनों ही एनोला को बचाने के लिए आए होते हैं और अब इनका पीछा पुलिस की बग्घियां करने लगती हैं। ये लोग सबसे फाइट करते हैं, थोड़े बहुत बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, एंड में अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हैं और सबको पीट पाट के वहां से निकल जाते हैं। एनोला आगे चली जाती है क्योंकि उसे आगे ये केस अकेले सॉल्व करना है। वो यहाँ से जाती है सीधे बेसी के पास में, क्योंकि उसे पता है कि ग्रेल को बेसी के बारे में पता चल गया है तो अब उसकी जान भी मुश्किल में है। बेसी यहाँ पर ये बोलती है कि अब वो दूसरी लड़की के साथ में रहती है क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग टाइफस से मरते जा रहे हैं। अब एनोला एक बार फिर से सैरा के रूम को रिविजिट करती है। वो सारी चीजों को ध्यान से देखती है। वो नोटिस करती है कि दो फूल हैं, एक मुरझाए हुए हैं और एक अच्छे हैं। वो उनकी मिट्टी को चेक करती है। एक में व्हाइट कलर की डस्ट होती है और एक में रेड कलर की डस्ट होती है। रेड डस्ट वाले सही होते हैं लेकिन व्हाइट डस्ट वाले मुरझा गए होते हैं। वो चूहे का जो चीज होता है उसमें भी व्हाइट डस्ट मिला होता है जिसे खा करके चूहा मर गया होता है। एनोला समझ जाती है कि सैरा, मे और विलियम ये तीनों ही यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे और सैरा को पता चल गया था कि व्हाइट तीलियां बनाने के लिए जो फास्फोरस यूज होता है उसकी वजह से ही सबको टाइफस हो रहा है और उसी की वजह से सब मर रहे हैं। और यही बात वो प्रूव करने वाली थी, पर अगर ऐसा हो जाता तो सारे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट रुक जाता और इसीलिए सबको सैरा की तलाश है क्योंकि उसके पास अभी भी वो पेपर्स हैं। अब इसके बाद वो हेल्प मांगने के लिए ट्विस्टबेरी के पास में जाती है। जब वो ट्विस्टबेरी के साथ में होती है कि तभी वहां पर सिसली आ जाती है। सिसली एक यंग लेडी है जो कि एनोला को उसी बॉल में मिली थी और उसने ट्विस्टबेरी के साथ में डांस किया था और अभी सिसली को ट्विस्टबेरी की हेल्प चाहिए। वो ट्विस्टबेरी से ये बोलती है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, इसीलिए वो उसे कुछ बहुत ही जरूरी बताना चाहती है। लेकिन इस वक्त वहां पर एनोला थी और ट्विस्टबेरी को एनोला से बात करनी थी तो वो सिसली को वहां से हटा देता है। वो उसे बहाना दे देता है और वहां से जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद एनोला को याद आता है कि सिसली ने जो ड्रेस बॉल में पहनी थी वो ड्रेस उसने पहले भी देखी हुई है। वो ड्रेस उसने उसी पब में देखी थी। तो मतलब कि सिसली पूरे टाइम उसी पब में थी और मे को ये सारी बातें पता थी और मे उसे छिपाने में हेल्प कर रही थी क्योंकि मे को पता था कि सिसली की जान मुश्किल में है। और वो ट्विस्टबेरी के पास में इसलिए गई है क्योंकि उसे पता है कि ट्विस्टबेरी एक लॉर्ड है। वो अलग अलग फैसलों के ऊपर अपने वोट देता है और अगर वो चाहे तो चीजों को ठीक कर सकता है। अब एनोला यहाँ पे सिसली का पीछा करने के लिए बाहर जाती है लेकिन तब तक सिसली गायब हो गई होती है। तो अब वो और ट्विस्टबेरी ये दोनों जाते हैं तीलियों वाली फैक्ट्री में, जहाँ पर एनोला अंदर जाती है। अंदर उसे शर्लॉक होम्स भी मिल जाता है क्योंकि वो भी अपने क्रिमिनल का पीछा करते करते यहीं तक आ गया होता है। यहाँ पर वो दोनों ऊपर जब ऑफिस में जाते हैं तो ये देखते हैं कि विलियम की डेथ हो गई, उसे किसी ने मार दिया है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं जो कि मिस्टर चार्ल्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर विलियम सबको बता देता कि फास्फोरस से टाइफस फैल रहा है तो मिस्टर चार्ल्स का बहुत सारा प्रॉफिट रुक जाता। लेकिन अब यहाँ पर होम्स ये बोलता है कि ये सारे सबूत प्लांट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर सिगरेट तो रखी गई है लेकिन कहीं पर ऐश नहीं है और रियल किलर कोई और है। इसके बाद यहाँ पर एनोला को विलियम के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जो कि बिल्कुल उसी पेपर से मैच करता है जो कि उसे मे के पास में से मिला होता है, जिसमें अलग टाइप की म्यूजिकल नोट्स होते हैं। और अब वो जब इन नोट्स को ध्यान से देखती है तो ये समझ जाती है कि वो नोट्स नहीं है, वो एक मैप है जो कि कोड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। वो इस मैप को डिकोड करते हुए दोबारा से उस पब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक सीट नंबर के पास में जाते हैं और उसी सीट के नीचे उन्हें बाकी बचे हुए सारे पेपर्स मिल जाते हैं जो कि सबूत होते हैं। इसमें वो पेपर्स भी होते हैं
जो कि ऑफिस के रजिस्टर से फाड़े गए थे। उन पेपर्स में वो सारी लिस्ट होती है कि इस टाइफस की वजह से कितने सारे लोग मारे गए हैं। और तभी वहां पर उनके सामने सिसली आती है, मतलब सैरा आती है। वो अपनी विग हटा देती है और उसके रेड बाल दिख रहे होते हैं। जब उसे पता चलता है कि विलियम की डेथ हो गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रेल आ जाता है। ग्रेल के पास में बेसी होती है, लेकिन बेसी हाथ काट करके भाग जाती है और यहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। ट्विसबेरी, शर्लॉक और एनोला फाइट कर रहे होते हैं और बेसी और सैरा ये दोनों भाग रहे होते हैं। फाइट करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब एनोला बुरी तरह से पिट चुकी होती है, उसके सिर से खून बह रहा होता है और ग्रेल उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी एनोला उसे नीचे गिरा देती है, क्योंकि वो लोग ऊपर एक स्टेज पे होते हैं और नीचे गिर करके ग्रेल की डेथ हो जाती है और वो पेपर्स अभी भी सुरक्षित होते हैं। अब यहाँ पर शर्लॉक होम्स के बुलाने पर मिस्टर चार्ल्स आ गए होते हैं और पुलिस भी आ गई होती है। अब यहाँ पर आकर के मिस्टर चार्ल्स एनोला की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने किस तरीके से उस लड़की को ढूंढ लिया जो कि उनके पेपर्स लेकर के भाग गई थी। और अब वो सैरा को अरेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी बीच में होम्स आ जाता है और वो फाइनली बताता है कि सारी गलती ग्रेल की है। ग्रेल को किसी ने पैसे दिए थे कि वो सैरा को पकड़ के लेके आए और उनकी मैचस्टिक कंपनी के प्रॉफिट को कोई तो है जो इधर उधर कर रहा है और बाकी सारे इन्वेस्टर से बच करके वो बहुत सारे पैसे अपने पास ही रखे ले रहा है। और वो पेपर्स जो सैरा ने फाड़ दिए थे उसमें इस बात का भी सबूत था और इसीलिए उस आदमी ने ग्रेल को बोला था कि वो सैरा से कैसे भी करके उन पेपर्स को लेकर के आए। और ग्रेल को पैसे देने वाली थी मीरा ट्रॉय, और मीरा ट्रॉय को अगर हम तोड़ मोड़ के दोबारा से उसका वर्ड्स बनाएं तो बनेगा मोरियार्टी, जो कि अभी तक हर एक चीज पे नजर रख रही थी। वो एक लेडी है और ब्लैक है, इसकी वजह से लोग ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, पर वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है यह हमें अभी पता चलता है। और अब मीरा फाइनली ये बोल देती है कि क्योंकि वो एक लड़की है तो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसकी बोली हुई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, और इन्हीं सब चीजों से नाराज होकर उसने अपनी ही कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स मीरा को अरेस्ट करवा देते हैं और वो पेपर जो कि फॉस्फोरस के अगेंस्ट में थे वो उन पेपर्स को जला देते हैं। मतलब मिस्टर चार्ल्स भी कोई दूध के धुले नहीं है, उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि उसकी वजह से कितनी सारी लड़कियों की डेथ हो रही है, लेकिन वो सारे प्रूफ्स को जला देता है और इस बात से सैरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर अब सैरा, एनोला और बेसी ये तीनों नेक्स्ट मॉर्निंग जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और वहां पर जितनी भी लेडीज होती हैं सबको बता देते हैं कि वो जो व्हाइट तीलिया बना रहे हैं उन्हीं की वजह से उन्हें टाइफस हो रहा है और उन्हीं की वजह से उनकी डेथ होगी। और उनकी बातों से इंस्पायर्ड होकर सभी लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और पूरी फैक्ट्री खाली हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एनोला होम्स का एक न्यू ऑफिस है जो कि ईडिथ की मार्शल आर्ट वाली क्लासेस के अंदर ही बना हुआ है और जहां पर उसे रेंट भी कम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसे मिलने के लिए शर्लॉक होम्स आता है जो कि अपने साथ में एक पेपर लाता है। पेपर में वो ये पढ़ के बताता है कि ट्विसबेरी फाइनली एक बहुत अच्छा लॉर्ड बन गया है और वो ब्रेवरी जो उसके अंदर थोड़ी सी कम थी वो आ चुकी है। उसने मिस्टर चार्ल्स को अरेस्ट करवा दिया है और अब तभी वहां पर ट्विसबेरी आता है और एनोला के साथ में निकल जाता है। इसके बाद होम्स अपने घर वापस जाता है और थर्सडे 4 बजे उससे मिलने के लिए कोई आता है जो कि होते हैं डॉक्टर वॉटसन, और उन्हें भेजने वाली एनोला होम्स होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था एनोला होम्स 2 जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।